और हेडलाइंस के बाद सीधे बात करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जहां आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का प्रधानमंत्री जवाब देंगे। लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा सोमवार सुबह शुरू हुई, जो रात तक जारी रही। सूत्रों ने यह बताया कि चर्चा मंगलवार शाम को समाप्त होने की संभावना है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपना जवाब देंगे। नीट परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण शुक्रवार को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी थी। माफ कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी अपने जवाबी भाषण के दौरान सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से सोमवार को सदन में उठाए गए सवालों और लगाए गए आरोपों का जवाब देंगे। 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जवाब सदन में पेश करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। एनआईए ने बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद की शपथ लेने की अनुमति उन्हें दे दी है। इस पर सहमति जता दी है। 5 जुलाई को संसद में शपथ लेने की अनुमति देने पर सहमति दी गई है। आज पटियाला हाउस कोर्ट आदेश पारित करेगा। इंजीनियर रशीद ने इंजीनियर रशीद ने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। इसको लेकर आज पटियाला हाउस कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। इससे पहले 3 राउंड की सुनवाई इसको लेकर हुई थी। पिछली सुनवाई में एनआईए ने अपना जवाब पेश किया था और इंजीनियर रशीद की शपथ लेने की अनुमति देने पर अपनी सहमति दे दी थी। किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं जताई थी। 5 जुलाई को संसद में शपथ लेने की अनुमति देने पर एनआईए ने भी सहमति जताई है और आज पटियाला हाउस कोर्ट अपने आदेश पारित करेगा। गौरतलब है कि बारामूला से इंजीनियर रशीद ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 2.5 लाख से ज्यादा मतों के मार्जिन से शिकस्त दी थी और ऐसे में अब सांसद के रूप में वो शपथ लेंगे। अंतरिम जमानत की उन्होंने इसको लेकर मांग की है, जिस पर आज पटियाला हाउस कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। सुशील हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुशील, 5 तारीख पर एनआईए ने भी सहमति जताई है, तो क्या मान लिया जाए कि पटियाला हाउस कोर्ट आज अपना अंतिम फैसला सुना सकता है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से इंजीनियर राशिद जिनको फिलहाल बारामूला से वो चुनाव जीते हैं, तो ऐसे में उनको संसद का शपथ एज ए सांसद के तौर पर लेने के लिए एनआईए ने सहमति जताई है। 5 जुलाई की फिलहाल जास्मीन ये तारीख मुकर्रर की गई है, जिसमें इंजीनियर राशिद पुलिस प्रोटेक्शन में जाकर संसद भवन में अपना शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस लगाए गए हैं, जिसमें वो ना तो मीडिया को इंटरेक्ट करेंगे, ना तो वो किसी से बातचीत करेंगे, केवल कस्टडी में जाकर शपथ लेंगे। आज इस पूरे मामले में पटियाला हाउस कोर्ट की जो एनआईए अदालत है, वो अपना एक डिटेल आदेश पारित करेगी, जिसमें कुछ शर्तों के साथ ये जानकारी दी जाएगी कि किस तरह इंजीनियर राशिद जेल से सेक्रेटरिएट, जो संसद भवन का सेक्रेटरिएट है, वहां पर जाएंगे और शपथ लेंगे। तो उम्मीद यही है कि कहीं ना कहीं इंजीनियर राशिद के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि बतौर सांसद वो जेल में अब बतौर सांसद जेल में जाएंगे, क्योंकि अब वो आज वो शपथ लेंगे। 5 जुलाई के लिए फिलहाल एनआईए कई ऐसे लोगों को जो जेल में बंद हैं, उनको शपथ लेने की इजाजत दी है, जिसमें इंजीनियर राशिद भी एक है। ठीक है सुशील, क्योंकि कोर्ट ने अभी अपना फैसला नहीं सुनाया है, ये पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो इस पर ज्यादा टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा। आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सुशील। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के सभी दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है और इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चुनाव को लेकर होमवर्क कर रही है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल रहीम की अध्यक्षता में मैनिफेस्टो डेवलप करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। ये कमेटी 45 दिनों में एक ड्राफ्ट तैयार करेगी। कमेटी में सांसद आगा रूहुल्लाह, मियां अल्ताफ, वरिष्ठ नेता हसनैन मसूदी समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और अब सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। इसको लेकर होमवर्क करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले बात मैनिफेस्टो की आती है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक कमेटी गठित कर दी है, जो लोगों से चर्चा करेगी, जो जम्मू कश्मीर के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये कमेटी मैनिफेस्टो पर काम करेगी। समीर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। समीर,
विधानसभा चुनाव की तारीखों का हालांकि अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सुगबुगाहट है। और इस बीच सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो कमेटी का गठन तक कर दिया है। समीर जी जैस्मिन, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और अगर हम देखें तो इलेक्शन की तारीखों का ऐलान तो अभी किया नहीं गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सितंबर तक ये इलेक्शन हो जाएंगे। और बीजेपी की जहां तक ताल्लुक है, उन्होंने भी 6 तारीख को एक बड़ी मेगा मीटिंग यहाँ बुलाई है। जेपी नड्डा आ रहे हैं तो लेकिन उससे पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक 13 मेंबर कमेटी बना दी है जो मैनिफेस्टो के लिए काम करेगी, क्योंकि मैनिफेस्टो किसी भी पार्टी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसके जरिए वो ये दिखाते हैं कि अगर वो पावर में आएंगे तो वो किन किन चीजों पे काम करेंगे। तो मैनिफेस्टो पे हर किसी पार्टी को एक जरूरत होती है कि वो किसी ना किसी तरह से ऐसा मैनिफेस्टो बनाए जो कि लोगों के हर एक सेक्शन के लोगों को रास आए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयड यूथ हो, फार्मर्स हो, या अर्बन एरियाज में या विलेज में, या वुमेन हो, महिलाएं हैं, तो हर एक सेक्शन को। तो इसके लिए जो अब्दुल रहीम राठौर जो बहुत ही तजुर्बेकार नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, बड़ी जिम्मेवारियां उन्होंने अपनी निभाई हैं, वो उनके चेयरमैन बनाए गए हैं इस कमेटी के। और इस कमेटी में 13 मेंबर और है, जिसमें फॉर्मर एमपी हसनैन मसूदी, जस्टिस हसनैन मसूदी, इसी के साथ मियां और रहुला जो कि आगा रहुला जो कि अभी सिटिंग एमपीज हैं, उसके साथ साथ रतनलाल गुप्ता, अजय सडोत्रा, सकीना इत्तू और भी कई नेता हैं। और ये जहाँ रखा गया है, देखिए जम्मू से रतनलाल गुप्ता, अजय सडोत्रा जैसे नेता हैं, कश्मीर से सकीना इत्तू, आगा रहुला, मियां साहब जैसे नेता हैं, लेकिन राजौरी पुंछ से भी कई नेताओं जैसे मुजफ्फर खान को लिया गया है। तो ये कोशिश की गई है कि इस कमेटी में, और चिनाब वैली से सज्जाद किचलू को रखा गया है। तो कोशिश की गई है कि तीनों रीजन से, फॉर एग्जाम्पल जम्मू है, पीर पंचाल एरिया है, चिनाब वैली है और कश्मीर वैली है, तो हर एक जगह से जो पार्टी के लीडर हैं वो इसके मेंबर रखे गए हैं, ताकि जो रीजन वाइज, जैसे जम्मू के जो हालात हैं वो चिनाब वैली में जो डिफरेंट होते हैं, चिनाब वैली के जो हालात हैं वो कश्मीर वैली में, तो हर यानी समीर कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हर रीजन को साधने की कोशिश यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी। और इसीलिए अलग अलग जगह से, चाहे चुनाव वैली हो, चाहे पीर पंचाल हो, चाहे घाटी हो, या फिर तमाम उन जगहों से लोगों को एकत्रित कर इस कमेटी में शामिल किया गया है। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण सवाल ये है समीर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी मैनिफेस्टो कमेटी का गठन तो कर दिया है, लेकिन इंडिया अलायंस का क्या भविष्य विधानसभा चुनावों में नजर आ रहा है? देखिए, ये आपने ऐसा सवाल पूछा कि जिसका जवाब अभी तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंडिकेशन आ रही है कि ग्रास रूट लेवल की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो नेता हैं वो या वर्कर हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस की हाईकमान राहुल गांधी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाईकमान इस वक्त फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, मेनली उमर अब्दुल्ला है। उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी की अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग पहले से रही है। अगर हमने देखा तो जब से राजनीति में राहुल गांधी आए हैं और उमर अब्दुल्ला आए हैं 2002 में, दोनों इकट्ठे ही राजनीति में, उनकी अपनी एक बॉन्डेज है। तो हो सकता है कि जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में, इस तरह से इस इलेक्शन में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस हो सकता है। लेकिन पीडीपी, मुझे नहीं लगता है कि पीडीपी किसी भी अलायंस में रहेगी, क्योंकि कांग्रेस तो चाहती है कि पीडीपी रहे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी मंजूर नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीधा टकराव नेशनल पीडीपी के साथ कश्मीर वैली में है। कांग्रेस मेनली जम्मू में है, जहां पीडीपी ज्यादा मजबूत नहीं है। तो इस सिलसिले में जो इमर्जिंग सिचुएशन ये लग रही है कि हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो ग्रास रूट लेवल पे, वो भी नहीं चाहते हैं एक दूसरे के साथ अलायंस करना, लेकिन हो सकता है कि पार्टी कमान लास्ट मोमेंट पे उनकी अलायंस करवा दे। लेकिन पीडीपी ने जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में जो एक फैसला किया है कि अगर अलायंस नहीं बनता है तो वो सभी। लेकिन समीर देखिए, समीर क्या हम ये कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो एनीवे जरूरत भी शायद नहीं है इंडिया अलायंस की। अगर कांग्रेस ना चाहे और इंडिया अलायंस ना हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिपेंडेंटली विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए तैयार है और बाकायदा खुशी खुशी ये करेगी घाटी में और चाहे जम्मू रीजन में भी। आपको पता ही है कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का असली मुकाबला बीजेपी के साथ है और
नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जिनसे भी हम बात करते हैं वो ये कहते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है इस वक्त, क्योंकि हमारा जो सबसे अच्छा पॉइंट है कि लोग इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। पार्टी के लीडरों को लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हवा बह रही है इस वक्त। हालांकि उमर अब्दुल्ला के हारने से, जो उन्होंने जिस तरह से बारामूला में हारे, तो उससे कहीं ना कहीं निराश हैं, ये डिमोरलाइज है, कई पार्टी का कैडर थोड़ा निराश हुआ है। लेकिन लोग असेंबली इलेक्शंस में पार्टी को लगता है कि पार्टी उस नुकसान की भरपाई करेगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पार्टी को ये भी है कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला उनको मना रहे हैं, पार्टी के लीडर उनको मना रहे हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या वो यूटी के तहत इलेक्शन लड़ते हैं। यही हाल महबूबा मुफ्ती का भी है। तो अगर ये दोनों नहीं लड़ेंगे चुनाव फॉर एग्जाम्पल, तो पार्टी कैडर को इससे नुकसान तो होता है। पार्टी कैडर इतना रिजुनेट नहीं होता है, एनर्जेटिक नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं सियासत में हमें कुछ भी चीजें हम ये कह सकते हैं जो बोला जाता है वो होता नहीं, और जो होता है वो बोला नहीं जाता है। हालांकि दोनों बोल रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आखिरी मोमेंट पे देखना पड़ेगा कि क्या प्रेशर में आके या पार्टी के दबाव में आकर क्या दोनों अपना फैसला बदलते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त इतनी ज्यादा उनको लगता है कि वो इतने ज्यादा मजबूत है कि उनको ज्यादा अलर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन पीडीपी के लिए एक अच्छी खबर जो हम आपको साझा कर रहे हैं वो ये है कि पीडीपी के कई नेता जो 2019 में वापस पार्टी को छोड़ गए थे 2018 के बाद, वो अब धीरे धीरे वापस आना चाहते हैं। और हमें जो सोर्सेस से पता चला है कि तकरीबन 12 के करीब ऐसे नेता जिसमें फॉर्मर मिनिस्टर है, फॉर्मर लेजिस्लेटर्स है, वो इन टच है विद पीडीपी लीडरशिप, और वो चाहते हैं कि वो वापसी करें पार्टी में। अगर वो वापसी करते हैं तो पीडीपी को भी एक अच्छी मजबूती मिलेगी, खासकर कश्मीर वैली में, क्योंकि ये जो नेता है ये मिनिस्टर भी रहे हैं, उनका अपने अपने एरियाज में अच्छा दबदबा भी है। तो ये एक पीडीपी के लिए खुशखबरी हो सकती है। लेकिन जैस्मिन, आपको भी पता है कि सियासत जो है वो एक अजीब तरह की दास्तां बयां करता है। लेकिन आगे क्या होता है अभी, क्योंकि 2-3 महीने हैं, 2-2.5 महीने में बहुत सारी चीजें, तस्वीरें चेंज हो जाएंगी। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस चुनाव इकट्ठे लड़ते हैं और पीडीपी अलग से चुनाव लड़ती है, तो ये कहीं ना कहीं जो अपोजिशन अलायंस है एक अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि जो एंटी बीजेपी वोट है वो बढ़ जाएगा, और एंटी बीजेपी वोट जहां जहां बटेगा बीजेपी को उसका फायदा होगा। और बीजेपी बिल्कुल समीर, हालांकि आपने सही कहा, ये बिल्कुल क्रिकेट की तरह ही है कि क्या संभावनाएं अंतिम चरण पर बनती हैं, ये बिल्कुल सियासत भी संभावनाओं का खेल है। और लेकिन ये बड़ी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी से चुनावी मोड में आ गई है, मैनिफेस्टो तक की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस में हो रही है, तो इससे समझ में आता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर कितनी तत्परता वहां की स्थानीय राजनीतिक पार्टियों में है। समीर, आप नजर बना के रखें, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बीजेपी को दिया जवाब, कहा बीजेपी के आरोप निराधार, पार्टी ने सर्वे के बाद दिया टिकट। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में 30,000 के करीब श्रद्धालुओं ने किया दर्शन, मंदिर परिसर में उमड़ी भीड़। नूरपुर के रहने वाले मिंटू का चौथा गाना हुआ रिलीज, बीते दिन यूट्यूब पर हुआ गाना रिलीज। मीठी गाने की सफलता के लिए मिंटू की दशकों से अपील, कहा सबके प्रोत्साहन से बढ़ता है हौसला। बद्दी के थाना गांव में चली गोली, व्यक्ति के टांग पर लगी गोली, हालत गंभीर, आरोपी फरार, घायल को पीजीआई किया गया रेफर। आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। जम्मू के भगवती नगर बेस से अमरनाथ यात्रियों का 5वां जत्था पवित्र गुफा के लिए आज सुबह रवाना हुआ। कुल 6,537 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए। इनमें 2,000 से ज्यादा श्रद्धालु बालटाल के रास्ते गुफा की ओर जाएंगे, जबकि 4,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहलगाम मार्ग से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए रवाना होंगे। और सीधे रुक कर लेते हैं राजन वैद का, हमारे सहयोगी जम्मू से इसी खबर पर जुड़ गए हैं। जी राजन, बताइए कितना उत्साह है? 5वां जत्था तो रवाना हो गया है, लेकिन छठे जत्थे की तैयारियां हो रही हैं। बिल्कुल जैस्मिन, आपने सही कहा कि 6537 श्रद्धालुओं का जो 5वां जत्था है आज सुबह रवाना हुआ। और जम्मू में अगर मौसम की बात की जाए तो अब रात के वक्त कल भी बारिश हुई थी, और जो है उससे पहले भी जो रात बीती वहां भी काफी जो हैवी जो है बारिश हुई थी। उसके बावजूद दिन के वक्त जो है मौसम साफ हो जाता है, और जो श्रद्धालुओं का उत्साह आपने बात की तो वो वैसा ही बना हुआ है जैसे कि पहले दिन में हमें देखने में आया था। और हालांकि बहुत लंबी लंबी लाइन
लाइंस में ये लगकर घंटों वेट करने के बाद भगवती बेस कैंप के भीतर जाते हैं, क्योंकि काफी सिक्योरिटी चेक्स जो हैं, क्योंकि 3 टायर सिक्योरिटी है, तो रास्ते में काफी सिक्योरिटी चेक्स है, जिससे निकल के इनको भगवती नगर बेस कैंप में जो लिया जाता है। तो ऐसे में इनके लिए लेकिन फिर भी शिकन जो है वो माथे पर नहीं है, और इनका कहना है कि जो ये जम्मू कश्मीर पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस इनके लिए जो चेक्स जो नाके लगाए हैं वो इनकी ही सुरक्षा के लिए है, और ये काफी व्यवस्था से खुश है। जिस तरह की व्यवस्था खाने पीने की और रहने की इनके लिए की गई है और हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, उससे भी ये खासे खुश हैं। आप खासे खुश हैं जो व्यवस्था यहाँ इस बार आपने देखी, कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया व्यवस्था बहुत ही अच्छी रहती है। मैं राजेश शुक्ला कानपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ, और प्रशासन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। चुस्त दुरुस्त सुरक्षा, हमारे जो सेना के जवान हैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी यात्रा में वो बहुत सहायता करते हैं। और जो हेल्प डेस्क बनाए गए और स्थानीय लोगों ने आपका मदद किया, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वो आपको दिया जाता है, उससे कितने आप खुश हैं? जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ के स्थानीय निवासी बहुत ही अच्छे हैं। और मैंने जैसा कि मेरे 5वीं अमरनाथ यात्रा है, तो पहाड़ के लोग, विशेषकर जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं, मिलनसार होते हैं, और जो जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनका पलकों में बिछा के स्वागत करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि भारत के, और जहां तक आवाज जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से, सभी को अमरनाथ यात्रा पे जरूर आना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा का ये जो भव्य नजारा है देखने लायक है। बिल्कुल, ये भव्य जो एक तरह से नजारा है। हम गुजरात से आए हैं और बाबा के दर्शन के लिए आए, और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और हमें ऐसा लगता है कि बाबा के दरबार में बाबा भी हमारे सामने बैठा है, ऐसा खुद महसूस होता है। इसीलिए सबको हम कहते हैं कि आप भी आइए और हम हर महादेव बोलिए, और जत्थे के साथ आप सब लोग आइए। तो आपने देखा कि यहाँ पे हालांकि जम्मू में उमस से आगे बहुत ही अच्छा जो ट्रैक, एक आप पहली दफा जाएंगे या पहले भी आए हैं? हम फर्स्ट टाइम आए, हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं आप। तो क्या कुछ आप में उत्साह है उस यात्रा को लेकर, क्या कुछ सुना है आपने? मैंने बहुत सुना और बहुत लोग बोलते थे, इसीलिए मैं गवर्नमेंट सर्वेलेंस हूँ। फिर बाद में मैं जॉब छोड़ के बाबा के दर्शन के लिए अभी आया हूँ। जॉब छोड़ के आ गए? हाँ। दर्शनों के लिए? हाँ, हम गुजरात गवर्नमेंट में 6-7 दिन की जॉब के बाद जाएंगे। अभी अच्छा, छुट्टी लेके आए ना, मैं छोड़ के नहीं आए ना, ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा, आप बताएं, आप जिस तरह से आप देखिए सिक्योरिटी चेक, जैसे मैंने पहले कहा, ये अभी जो मेन गेट है भगवती नगर बेस कैंप का, वहां पे जो सिक्योरिटी 3 टायर जो सिक्योरिटी मैंने बात की, यहाँ पे इनके सामान की चेकिंग होती है, उसके बाद जो है इनकी चेकिंग होती है, और जब गेट पे एंटर होते हैं, जब अंदर जहाँ इनका रिहाइश रखा गया है, जहाँ इनकी रहने की व्यवस्था रखी गई है, वहाँ एक दफा वापिस जो है इनकी एक सुरक्षा जो है वो चेकिंग होती है, क्योंकि और कल सुबह जो है तड़के इनका जो यहाँ बैच है, 6ठा बैच, वो निकाला जाएगा। ये बहुत लाजमी भी बन जाता है सिक्योरिटी के लिहाज से। काफी चैलेंजेस जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हैं, कि जिस तरह से इनपुट्स हाल ही के महीनों में हमने देखा है, पिछले महीनों में जिस तरह के इंसिडेंट्स जम्मू रीजन में हुए हैं, उसको देखते हुए कोई कोताही भी नहीं बरती जा सकती है। तो ऐसे में कई दफा कुछ दिक्कतें, कुछ मुश्किलें जो है लोगों को आ सकती हैं, लेकिन जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान है वो लोगों को गाइड भी कर रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो लोगों को गाइड करते हुए दिखाई दिए, और चेकिंग भी करते हैं और उनको गाइड भी करते हैं। हालांकि कुछ सख्तियां भी कई जगह पे लोगों ने कहा हुई उनके साथ, लेकिन वो इसलिए हैं कि उनकी ही सुरक्षा सुनिश्चित बनाना भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है वो मेन जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेल्प डेस्क, चिकित्सा शिविर जो है, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो करवाई गई हैं। और सबसे अहम मैं बताऊंगा जास्मीन, आपको आज मैं अपने बीजे से कहूंगा आपको सामने का दृश्य दिखाएं। ये भगवती नगर का इलाका, जब ये 2 महीने की यात्रा होती है जास्मीन, ये बिल्कुल खिल उठता है। जैसे एक तरह से यहाँ पे एक फेस्टिवल, एक तरह से आप कहेंगे कि पूरा दृश्य जो है वो बदल जाता है। यहाँ कई दुकानें खुल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि साल के बाकी 10 महीने में यहाँ दुकानें होंगी, जैसे ही यात्रा खत्म होगी ये जो दुकानें हैं अपने आप बंद हो जाती हैं। ये बाहर से, पंजाब से भी लोग आते हैं, हमने इनसे बात की कुछ देर पहले, और इन्होंने कहा कि हम पंजाब से आए हैं और इन 2 महीनों में यहाँ पे किराए पे दुकान लेकर अपनी दुकान करते हैं। और कुछ लोगों ने अपने मकानों को जो है वो एक तरह से गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया है। तो लोगों का काम काज भी जो है वो इससे फला फूला है, लोगों में भी खुशी है, स्थानीय लोगों में। और इस जो भगवती नगर का जो नाम है वो बच्चा जानता है, देश के कोने कोने में बच्चा जानता है कि भगवती नगर जो बेस कैंप है, और उससे इस मोहल्ले के इस स्थानीय लोग भी जो है वो गदगद हैं। इनका बिजनेस भी यहाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है राजन। और जिस तरह से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, उन्होंने उनका ये मानना है कि तैयारियां यहाँ पर पुख्ता हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, और सुचारू रूप से अभी तक ये यात्रा चल रही है, और आगे भी उम्मीद है कि इसी तरह से ये यात्रा जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।
आगे बढ़ते हैं और पहली बार राजौरी के 2 ब्लॉक कोटरंका और ख्वास ब्लॉक के बीच सड़क संपर्क स्थापित हुआ है। नई सड़क बनने के बाद कोटरंका और ख्वास अब हाईवे से जुड़ गए हैं, जिससे लोग बेहद खुश हैं। सड़क की मांग बहुत पुरानी थी जो पूरी हुई है। सड़क नहीं होने के चलते बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, मरीज अस्पताल नहीं समय से पहुंच पाते थे। यही वजह है कि सड़क बनने पर लोग सरकार का आभार जता रहे हैं। तो ये कोटरंका से ख्वास रोड जो जाने वाली है, इस पब्लिक की बहुत बड़ी मांग थी। हम तो शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नर साहब का, बाकी सरकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारी ये मांग जो है ये पूरी की, अच्छी रोड बना के हमें दी। इस रोड की वजह से बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और बिजनेस का बढ़ावा मिला है। हर आदमी का जो है हर परेशानी दूर हो गई, क्योंकि ख्वास से आदमी को उठा के कोटरंका में लाने में बहुत दिक्कत होती थी। कच्ची रोड थी, यहाँ तो गाड़ियाँ चलना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ घोड़ा चलने के लिए ये रोड नहीं थी। तो जो भी सरकार आती थी तो हमारी यही मांग थी कि ये रोड हमारी बननी चाहिए। हम तो यही कहेंगे, हमारा सबसे बड़ा काम ये हुआ जो कोरी से ख्वास रोड जो है इसकी अच्छे से बना के हमें तो अब ये है कि दूर दूर से पेशेंट आते, बेचारे खज्जल हो जाते थे रोड की वजह से। रोड खराब, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अब ये है कि यहाँ से शिफ्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है, जल्दी हो जाता काम हमारा। तो दूसरी बात है कि बहुत अच्छा काम हुआ जो रोड बनी है हमारी, उसकी वजह से हमारे जो आगे पीछे से लोग जो आते हैं नंगा थूप ये आगे ज़ारत पे, तो उनके लिए बहुत आसानी हो गई है। अब ये रोड बन गई है, इस रोड का हमें बहुत बड़ा सहूलत है। इस रोड की हमें इतनी खुशी है जिंदगी कहने की बात नहीं है। बहुत बड़ी भारी खुशी है इस रोड की। और कोई हमारी माएँ बहनें थी जो डिलीवरी होती थी वो रास्ते में हो जाती थी, वो कहीं किसी हॉस्पिटल के पास पहुंच नहीं पाती थी, वो रास्ते ही डिलीवरी हो जाती थी। हमें इतना बड़ी दिक्कत होती थी कि कितना ये जो डिस्टर्ब एरिया है, पहाड़ी एरिया है, रात हम यहाँ चल नहीं सकते, गाड़ी का कोई इंतजाम ही नहीं था। और छोटी गाड़ी जो है हमारे बच्चे देख नहीं थे पाते, कहाँ गाड़ी है क्या करते हैं। हम जाकर जोरी में देखते थे, जब बकोरी में जाकर खुशी होकर हम गाड़ी देख के आते थे। और हमें ये डेवलपमेंट जो मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत बहुत गवर्नमेंट का शुक्रिया है। और हम इस डेवलपमेंट को इतना मानते हैं कहने की बात नहीं है। और हमारी जो PWD है इसने अच्छा काम किया है। श्रीनगर से बड़ी खबर है, जहां झेलम नदी में डूबे लड़के की तलाश अभी भी जारी है। हवा कदल में बचाव अभियान लगातार जारी है। झेलम में 10 साल का लड़का अचानक डूब गया था। SDRF की टीम अभी भी मौके पर मौजूद है और तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे जब 10 साल का बच्चा हवा कदल में अचानक झेलम में डूब गया था, उसे बचाने के लिए तलाशी अभियान अभी भी जारी है। SDRF की टीम मौके पर मौजूद है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो तस्वीरें सामने आई हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन की, आप देख सकते हैं। SDRF की टीम मौके पर मौजूद है और बच्चे को ढूंढने की मशक्कत अभी की जा रही है। स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद हैं। बीते कल यह हादसा पेश आया था जब 10 साल का बच्चा झेलम में अचानक डूब गया था। उसे ढूंढने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। रईस मागरे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हमारे साथ। जी रईस, क्या अपडेट है मौके से? यहाँ पे जो है वो हम जब लगातार देख पा रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है, जिसमें जेके पुलिस और SDRF देख पा रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है, जिसमें जेके पुलिस और SDRF की टीम जो है वो यहाँ पे आई हुई है। और बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। संडे दोपहर को ये बच्चा जो है वो घर आता है हॉलीडे पे, उसके बाद वो स्विमिंग यहाँ पे करता है और उसके बाद वो मिसिंग हो जाता है। तो उसके बाद ही तुरंत जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और SDRF की टीम जो है वो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। हालांकि कल भी ये जारी रहा, संडे से लेके अभी तक ये सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है, लेकिन इसमें अभी कामयाबी नहीं मिल पाई है। बॉडी को ट्रेस आउट करने की कोशिश हो रही है और बता दें कि यहाँ पे लगातार जो लोकल लोग हैं वो भी इनका सहयोग कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये डिमांड कर रहे हैं फैमिली की जो मार्कोज है उनको बुलाया जाए ताकि इस बच्चे की बॉडी को ट्रेस आउट किया जाए। तो लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऑपरेशन जो है आज तीसरे रोज भी यहाँ पे जारी है। आज सुबह सवेरे ये ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया। बता दें कि ये बच्चा जो है ये हॉलीडे पे घर आया था
गौहर नुमान इसका नाम बताया जा रहा है। जी जी हाँ, बिल्कुल। जो यहाँ पे अभी हमें मालूम चला है तो वो यही कह रहे हैं लोग कि ये यहाँ पे आया था नहाने के लिए, स्विमिंग के लिए, और उसके बाद ये बच्चा जो है वो मिसिंग हो जाता है। एसडीआरएफ के ऑफिशियल हमारे साथ है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा ये वाक़या किस तरह पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। ये सब आतवार लगभग तकरीबन 5 बजे कोई वाक़ा, ये बच्चों सब स्नान करें बंद पता पे वो आतवार पे सन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, और हमारी कोशिश है कि हम तक ये इसको हम रिटेट करें, लेकिन आज तीसरे दिन तक अभी ये रिटेट नहीं हुआ है। पब्लिक भी है, रिवर पुलिस भी हमारे साथ है, हमारी 3-4 बोट एसडीआरएफ के है, 2 बोटें नीचे गई है वहाँ पर इसको तलाश करने के लिए। तो बाकी अल्लाह पर रखते हैं और हम भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसको। आज उम्मीद है कि आज दोपहर तक हम इसको रिटेट कर सकें। तो क्या इसकी उम्र है, कितना बड़ा ये बच्चा है, और क्या वजह रही इसके यहाँ पे मिसिंग होने की, डूबने की? ये बच्चा छोटा है, कोई 10 से 11 साल तक है, एज रिपोर्टेड बाय देयर पेरेंट्स। ये कोई 10 साल का बच्चा है। नहाने के लिए आए थे 2-4 लड़के, तो नहाने में इसने छलांग मारी और ये उस पानी का जो फ्लोट है यहाँ पर बहुत तेज़ है, और पानी ने इसको लेकर गया है। नंगा है बिल्कुल, कच्चा एक लगा है और कुछ नहीं है। इस तरह से फैमिली डिमांड कर रही है कि मार्कोस को बुलाया जाए ताकि जल्दी जो है इस बच्चे की बॉडी को ट्रेस आउट किया जाए। तो किस तरह देखते हैं? मार्कोस हमारे 2 मार्कोस कल से भी लगे और आज भी हमारे साथ है। मार्कोस अपनी कोशिश कर रहे हैं और जहां तक हो सके अल्लाह कामयाबी दे और इस बच्चे को हम बाहर निकालें। क्या इस ऑपरेशन में मजीद आप कुछ टीम और भी बोट्स ऐड कर रहे हैं? तो और क्या हम आगे जो है इसमें रेस्क्यू में कुछ और और कुछ फैसिलिटीज देखें? नहीं, इसमें तो तकरीबन यही है कि मार्कोस ही इसमें लास्ट है, और बाकी तो हमारे नाव जो है उसमें वो कुंडे शुंडे उसके लगे फंस गया, तो बाकी मार्कोस इसमें लास्ट है। उसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता कि इसका फ्लोट ज़्यादा तेज़ है। बाकी हमारी कोशिश है, हमारी टीम की कोशिश है, और डिपार्टमेंट हमारा बिल्कुल स्ट्रेस पे है कि इसको हम किसी भी तरीके से निकल सकें। क्या उम्मीद करते हैं कब तक इसकी बॉडी को ट्रेस आउट किया जाए? इंशाल्लाह ये तो डिपेंड है अल्लाह ताला के फजल करम पर, और हम भी कोशिश करेंगे जहां तक हो सके तो आज इंशाल्लाह। ठीक है जी रईस जी। जिस तरह से आपने देखा कि इनका यही मानना है कि संडे की शाम को 4-5 बच्चे आते हैं नहाने के लिए, और उसके बाद जो है ये बच्चा जो है वो मिसिंग हो जाता है। 10 से 11 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। गौहर नुमान इसका नाम है, और हॉलीडे पे ये दारुल उलूम में पढ़ता है। तो उसके बाद ये घर लौटा था हॉलीडे पे, तो उसके बाद शाम को एक नहाने के लिए निकलते हैं 4-5 बच्चे जो इसके दोस्त होते हैं। तो उसके बाद ये बच्चा जो है वो मिसिंग हो जाता है, और संडे की शाम से ही यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, रिवर पुलिस, एसडीआरएफ की टीमें जो है वो लगी हुई है। और अभी भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोकल लोगों का भी इनको सहयोग है, पूरी तरह से सपोर्ट है, लेकिन अभी ये कामयाब नहीं हुए हैं बॉडी को ट्रेस आउट करने में। और उम्मीद की जा रही है कि और भी टीम्स को डिप्लॉय किया जाएगा, और शाम तक आज दिन में जो है इसकी बॉडी को रिट्रीव किया जाएगा। ठीक है रईस, आप नजर बना के रखें, जुड़ते रहेंगे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।